स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बताया था। ओके, तो इसमें मैं बताया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन बताया था कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, देखिए जो हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि हम लोग का रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है नोज़ के अंदर जो ओपनिंग है वहाँ से। इस ओपनिंग को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ओपनिंग के बाद ये जो चेम्बर होता है, इस चेम्बर को नेज़ल चेम्बर कहा जाता है। ओके, तो ये जो ओपनिंग है इसके बाद ये जो चेम्बर है इसको नेज़ल चेम्बर कहते हैं। नेज़ल चेम्बर के बाद ये जो पार्ट होता है इसको फेरिंग्स कहा जाता है। ओके, देखिए तो फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला जो फेरिंग्स पार्ट होता है उसको कहेंगे नेज़ोफेरिंग्स। इसको नेज़ोफेरिंग्स क्यों कहेंगे? क्योंकि नेज़ल चेम्बर के बाद वाला जो फेरिंग्स है वो नेज़ोफेरिंग्स कहलाएगा। अब ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ओरल कैविटी के बाद वाला ये जो पार्ट होगा इसको ओरोफेरिंग्स कहेंगे। अब ये लैरिंग्स है, देखिए ट्रैकिया है, विंड पाइप। ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट को लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स के बाद जो फेरिंग्स है, ऊपर वाला जो फेरिंग्स है, इसको लैरिंजोफेरिंग्स कहेंगे। ठीक, यहाँ तक देख लिए। अब देखिए इसको कहेंगे, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्रैकिया। इसको विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर विंड इंटर करता है, एयर जाता है, ऑक्सीजन यहीं से जाता है, इसलिए इसको विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का जो फर्स्ट पार्ट होता है ऊपर की तरफ, ये लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स, और इसी से साउंड का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ओके, देखिए लैरिंग्स का जो ओपनिंग है, जो यहाँ पे ओपन हो रहा है बाहर की तरफ यानी कि बक्कल कैविटी में, इस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन की तरफ फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस, ऑक्सीजन अगर आ रहा है तो एपिग्लॉटिस ऊपर उठ जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से इंटर कर जाता है। लेकिन अगर फूड आया तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस को ओपनिंग को ढक लेता है और फूड को अंदर आने नहीं देता। अब देखिए ट्रैकिया, अब नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रैकिया जो होता है ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है। और ब्रोंकाई फिर आगे बढ़ेंगे तो ब्रोंकाई कई सारे ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स भी कई सारे ब्रांच में बढ़ता है तो जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, खुलता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और इस बैग लाइक यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई या एल्वियोलस कहते हैं। और कई सारे एल्वियोलाई जब आपस में मिलता है, लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई, तो एक लंग्स बन जाता है। और ये लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस। इस मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसके अंदर फ्लूइड लिक्विड भरा होता है, यह हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो फ्लूइड भरा होता है इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ओके, देखिए जो लंग्स है वो रेस्ट करता है एक मसल के ऊपर, इस मसल को डायफ्राम कहते हैं। ओके, चलिए तो इतना हम लोग देख लिए। अब एक एक करके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके लास्ट तक एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होता है। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और उसके नीचे मैं बताया था कि ये विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अपर पार्ट को लैरिंग्स कहा जाता है। अब देखिए ट्रैकिया जब मिड थोरैसिक कैविटी यानी कि नीचे की तरफ आता है तो 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो गया। तो पहली बार जब ट्रैकिया डिवाइड होगा तो उसको प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकस ब्रोंकाई सिंगुलर और प्लूरल है। अब देखिए लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो इसको राइट प्राइमरी ब्रोंकस कहेंगे इस वाले को, और इसको कहेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो इधर मैं लिख दिया हूँ, ये राइट है ये लेफ्ट है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो ब्रोंकस यानी कि ब्रोंकाई है ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अब इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। फिर से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो टर्सरी ब्रोंकाई कहेंगे। जितने पार्ट में डिवाइड होता जाएगा उसका अलग अलग नाम देते जाएंगे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर टर्सरी के बाद ये ब्रोंकाई जब अब डिवाइड होगा तो इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब ब्रोंक्यूल्स जहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट तक, तो जहाँ से स्टार्ट होगा उसको इनिशियल ब्रोंक्यूल, और लास्ट वाले पार्ट को टर्मिनल मतलब लास्ट वाला पार्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा जाएगा। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ये बैग लाइक यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है, इसी को एल्वियोलाई कहा जाता है। यही कई सारा एल्वियोलाई जब मिलेगा तो बना लेगा लंग्स। ओके, चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ पे है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो देखिए जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है वो 1 पेयर होता है, नोज के अंदर 2 ओपनिंग है और ये ओपन कहाँ होता है, तो ओपन आउट एबव द अपर लिप। हमारा जो अपर लिप है यहाँ पे, ये अपर लिप है, इस अपर लिप के ऊपर ये ओपन होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ओके, उसके बाद ये नेजल चेम्बर हो गया, अंदर वाला ये जो चेम्बर है इसको नेजल चेम्बर कहेंगे। और नेजल चेम्बर के बाद तो ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चेम्बर बता दिया। इसके नेजल चेम्बर के बाद मैं बताया था कि ये जो पार्ट होता है इसको फेरिंग्स कहा जाता है। तो फेरिंग्स में सबसे पहले है नेजोफेरिंग्स। अब देखिए ये फेरिंग्स क्या है, तो सबसे पहले बात कि भाई नेजोफेरिंग्स क्या है, तो पार्ट्स है फेरिंग्स का, यानी पोर्शन ऑफ फेरिंग्स हो गया ये। और ये कॉमन पैसेज होता है दोनों के लिए, फूड के लिए और एयर के लिए, यानी कि यहीं से एयर भी इंटर करेगा और यहीं से फूड भी एंटर करेगा। तो ये फूड और एयर दोनों के लिए, फूड और एयर के लिए। ओके, देखिए तो अब इसके बाद स्टार्ट हो रहा लैरिंग्स। ये वाला पार्ट जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को ट्रैकिया को कहा जा रहा लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बारे में देखते हैं। लैरिंग्स देखिए, लैरिंग्स जो होता है ये कार्टिलेजनस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना होता है और इसी से साउंड का प्रोडक्शन होता है लैरिंग्स के, तो इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड प्रोडक्शन होता है इसलिए इसका नाम होता है साउंड बॉक्स। ओके, अब देखिए लैरिंग्स का जो ओपनिंग होता है ऊपर की तरफ, ये जो लैरिंग्स का ओपनिंग है इस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। और मैं बताया था कि ग्लॉटिस के ऊपर ये फ्लैप यानी कि ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये थिन होता है, पतला होता है और ये भी कार्टिलेज का ही बना होता है। ओके, देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ग्लॉटिस कवर बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कार्ड, इसी को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये ढक्कन को ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से आ रहा तो ये ऊपर उठ जाता और ऑक्सीजन को तो जाने देगा, लेकिन अगर यहीं पे फूड पार्टिकल आ गया तो फूड को अंदर नहीं जाने देगा, इसको ढक लेगा यहाँ से, यानी कि फूड के एंट्री को प्रिवेंट करता है, रोकता है लैरिंग्स के अंदर। तो क्या लिखा है कि एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, फूड की एंट्री को रोकता है। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, तो इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब है ट्रैकिया। तो देखिए पहली चीज़ कि स्ट्रेट ट्यूब है, सीधा स्ट्रेट ट्यूब होता है और कहाँ तक ये जाता है, तो जो थोरैक्स होता है हमारा, ये मैं बना दिया, तो हमारा बॉडी कैविटी 2 चेम्बर में बटा होता है। तो ये डायफ्राम हो गया और नीचे वाले बॉडी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है और ऊपर वाले बॉडी कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। तो हमारे मिड थोरैक्स पे आता है, थोरैक्स मान लिया ये है थोरैसिक कैविटी, तो ये थोरैक्स का बीच वाला पार्ट है। तो जैसे मिड थोरैसिक कैविटी पे आता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए लिख रहा कि अप टू मिड थोरैसिक कैविटी डिवाइड हो जाता है, कहाँ तक जाता है ट्रैकिया, तो मिड थोरैसिक कैविटी, और डिवाइड होता है एट 5th थोरैसिक वर्टिब्री। देखिए हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कई पार्ट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम, मान लिया कि वर्टिब्रल कॉलम में छोटे छोटे हड्डी से मिलकर बना होता है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम। तो सबसे पहला जो वर्टिब्री होता है उसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। उसके बाद वर्टिब्री को कौन सा वर्टिब्री कहा जाता है, थोरैसिक वर्टिब्री। तो थोरैसिक वर्टिब्री जो होता है वो 5 होता है थोरैसिक वर्टिब्री। तो जो 5वां थोरैसिक वर्टिब्री पे आता है हमारा ट्रैकिया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए लिखा है डिवाइड एट 5th थोरैसिक वर्टिब्री पे डिवाइड होता है। ओके, चलिए इतना देख लिए। अब इसके बाद है ट्रैकिया जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, तो इसका नाम क्या बताया अभी, तो इसका नाम होता है ब्रोंकाई। तो 2 पार्ट में जब ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है तो इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक, पहली बार डिवाइड हो रहा है ये, तो इसलिए इसका प्राइमरी ब्रोंकाई नाम होता है, इसको ब्रोंकस भी बोलते हैं। और मैं क्या बताया था कि राइट की तरफ जो होगा उसको राइट प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे और लेफ्ट की तरफ जो होगा उसको लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर प्राइमरी हो गया, अब प्राइमरी फिर से डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, और सेकेंडरी जब डिवाइड करता है तो टर्सरी, तो सेकेंडरी डिवाइड होता है तो कौन सा ब्रोंकाई बनता है, टर्सरी ब्रोंकाई बन जाता है। तो देखिए टर्सरी ब्रोंकाई हो गया। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद जैसे ये हो गया ट्रैकिया और ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये हो गया टर्सरी ब्रोंकाई। तो टर्सरी ब्रोंकाई जब एंड होता है तो स्टार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स। तो इसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई के बाद स्टार्ट होगा ब्रोंक्यूल्स। तो ये मान लेते हैं भाई कौन सा पार्ट हो गया, ब्रोंक्यूल्स पार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं बताया था अभी आपको। तो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब देखिए ब्रोंक्यूल्स में मैं बताया था कि जो सबसे पहले ब्रोंक्यूल्स होगा ये यहाँ तक मान लेते हैं, तो इसको कहेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट पार्ट जो होगा ब्रोंक्यूल का उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में बताया था कि एक सैक लाइक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। तो
इसको कहेंगे एल्वियोलाई। ठीक, अब देखते हैं, देखिए टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होता है ये बहुत थिन होता है, पतला होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सबसे लास्ट वाला है तो सबसे लास्ट का है तो ये बहुत थिन ही होगा। और गिव राइज टू, यही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई बनाता है। तो देखिए लिखा है गिव राइज टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में बदलता है। अब एल्वियोलाई क्या है, देखिए एल्वियोलाई में बताया था कि बैग की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये लंग्स हो गया तो लंग्स में इस तरह से कई सारे बैग लाइक यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको एल्वियोलाई कहा जाता है। और कई सारे एल्वियोलाई जब मिलता है तो लंग्स बनता है। तो एल्वियोलाई का जो यूनिट है, अरे लंग्स का सॉरी जो यूनिट हो गया वो एल्वियोलाई हो गया। तो वेरी थिन, पतला है एल्वियोलाई, बहुत पतले पतले होते हैं और इरेगुलर वाल होता है। जैसे एल्वियोलाई के यहाँ बना हुआ है तो इसका वाल जो होता है वो इरेगुलर होता है, स्मूथ नहीं होता, इरेगुलर वाल हो गया। और लिखा है कि वेस्कुलराइज बैग लाइक होता है। वेस्कुलराइज का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। जहाँ भी वेस्कुलराइज वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल है। तो वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, चलिए अब एक नोट देखते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि फ्रॉम ट्रैकिया अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। देखिए ट्रैकिया से लेके, जैसे ये हो गया पार्ट कौन सा, ट्रैकिया, तो ट्रैकिया से लेके कहाँ, ये देखिए इनिशियल ब्रोंक्यूल, मैं बताया था कि ये ब्रोंक्यूल जब स्टार्ट हो रहा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल बोलेंगे, जहाँ से ब्रोंक्यूल स्टार्ट होता है। तो ट्रैकिया से लेके जो इनिशियल ब्रोंक्यूल होता है वहाँ पे इस तरह से सी शेप एक कार्टिलेज का बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है, देखिए सी शेप। ठीक, और यही रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसे सपोर्ट करता है इसको, यानी ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता है। ओके, तो पूछेगा ये कि भाई जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज का जो रिंग होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल होता है सपोर्टेड बाय। अब इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि ये पीछे की तरफ खुला होता है। जैसे पीछे ऐसे बनाऊँ मैं तो आगे की तरफ तो ये रिंग है और पीछे की तरफ ये खुला होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट रिंग होता है। और दूसरा चीज़ ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं लंग्स के बारे में। तो मैं बताया था कि कई सारे लंग्स आपस में जब मिल जाते हैं, अरे सॉरी कई सारे एल्वियोलाई जब आपस में मिल जाते हैं तो लंग्स बनाते हैं। ओके, देखिए तो लंग्स क्या है, तो लंग्स के लिए लिखा है कि कवर बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसको नाम क्या बताया था अभी, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो प्लूरा बोलो या इसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होता है, देखिए एक बार यहाँ बना रहा हूँ, ये मैं लंग्स बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे ये एल्वियोलाई हो गया। ठीक, ट्रैकिया ये दो पार्ट में आके यहाँ से इस तरह से डिवाइड हो गया, तो ये कई सारे हो गया एल्वियोलाई हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर ये जो स्पेस है इसको प्लूरल स्पेस बोल सकते हैं, और इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है और इसी लिक्विड को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो जो अंदर लिक्विड भरा है इस लिक्विड को बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो देखो लिख रहा क्या कि फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, और ये प्लूरल फ्लूइड क्या कहेगा कि लंग्स बाय रिस्पायरेशन कहेंगे, इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और फिर ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, तो बार बार लंग्स जो होगा दबेगा और फैलेगा, तो कहीं दोनों मेम्ब्रेन के बीच फ्रिक्शन ना लगने लगे, इसीलिए इसके बीच ये फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अब देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे जो थोरैसिक कैविटी यानी कि बॉडी वाल होता है उससे चिपका होता है, थोरैसिक कैविटी से। और जो इनर जो मेम्ब्रेन होता है अंदर वाला, ये जो लंग्स है उससे चिपका होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट विथ थोरैसिक कैविटी, हमारा जो बॉडी के अंदर थोरैसिक कैविटी है, ये कैविटी थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो ये मैं कैविटी बना दिया, तो थोरैसिक कैविटी से ये आउटर मेम्ब्रेन चिपका होता है और इनर मेम्ब्रेन हमारे लंग से चिपका होता है। ओके, देखिए तो अब देखते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट्स किसे कहा जाता है। ओके, देखिए कंडक्टिंग पार्ट्स का मतलब है कि केवल एयर को ये कंडक्ट करेगा, यानी कि डिफ्यूज़न नहीं होगा यहाँ से। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी कि नोज के ओपनिंग जो है बाहर की तरफ, वहाँ से लेके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है यानी कि लास्ट वाला टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, उस पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, ये देखिए
जैसे कि ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पार्ट में बढ़ गया। तो जो लास्ट का ब्रोंक्यूल है उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं। तो यहाँ तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, यानी कि यहाँ पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल एयर यानी कि ऑक्सीजन गैस का केवल क्या होता है, कंडक्शन होता है, इसलिए इसको कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये करता क्या है भाई, तो देखिए, यानी कि जो हमारे लंग्स के अंदर एयर आ रहा है वो क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ कि कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, यानी केवल ये एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लेगा और एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करेगा। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ कि जो भी हमारे लंग्स के अंदर एयर आ रहा वो क्लीन होना चाहिए, यानी कि एयर के अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल है तो वो फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो कंडक्टिंग पार्ट्स के अंदर ही इस जो एयर अंदर आ रहा उसका प्यूरिफिकेशन यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है उसको निकाल दिया जाता है। तो देखो लिख रहा कि क्लियर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, यानी कि कंडक्टिंग पार्ट फॉरेन पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है उसको क्लियर करता है। दूसरा चीज़ कि एयर मॉइस्ट होना चाहिए, भीजा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एयर जितने मॉइस्ट होगा उतना डिफ्यूजन होगा ब्लड्स के अंदर, ब्लड के अंदर एयर यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर उतने जाएगा। यानी दूसरा चीज़ कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, तो ह्यूमिडिफाइड करता है एयर को, क्योंकि इसी कंडक्टिंग पार्ट जैसे कि नेजल चेम्बर है उसके अंदर म्यूकस होता है, उसी म्यूकस के द्वारा जो एयर है वो ह्यूमिडिफाइड हो जाता है। तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट कि जो भी एयर हम अंदर ले रहे हैं वो एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो म्यूकस होने की वजह से हमारे कंडक्टिंग पार्ट यानी कि नेजल चेम्बर में उस एयर जो अंदर आ रहा उसको ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो भी एयर का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ला देता है। तो पहला पार्ट तो हो गया कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद है एक्सचेंज पार्ट। तो चलिए एक्सचेंज पार्ट देखते हैं क्या होता है। एक्सचेंज पार्ट में एक्चुअली में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, यानी कि डिफ्यूज़न होता है लंग्स के बीच और हमारे ब्लड के बीच। ओके, तो देखिए थोड़ा दिखा देते हैं हम कि एक्सचेंज पार्ट किसे बोलते हैं। तो ये हमारा जो है लंग्स, और लंग्स किससे मिलकर बना है, एल्वियोलाई से मिलकर बना है। तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, तो यहीं से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके ब्लड के अंदर चला जाता है। यहाँ पे ब्लड वेसल होते हैं और जो CO2 बन के टिश्यू से आता है इसी CO2 को डिफ्यूज होके यहाँ पे CO2 को डाल दिया जाता है, यानी कि डिफ्यूजन एक्चुअली में एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए इसको एक्सचेंज पार्ट हम लोग बोलेंगे, या इसी को कहता है रेस्पिरेटरी पार्ट्स भी कहते हैं। तो देखिए एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, एल्वियोलाई है और उसके अंदर जो डक्ट पाया जाता है, जैसे ये एल्वियोलाई हो गया और इसके अंदर जो भी डक्ट पाया जाएगा पाइप, ये मिल के जो है वो एक्सचेंज पार्ट बनाता है। ठीक, देखिए एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, तो देखो लिख रहा कि साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगा वो डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा, और जो भी टिश्यू के अंदर CO2 बना वो लंग्स के अंदर आके और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एक्चुअल साइट होता है एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, जो कि अभी हमने आपको दिखाया। ठीक है, देखिए तो इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब जो लंग्स होता है हमारा एक कैविटी के अंदर, एक चेम्बर के अंदर सिचुएटेड होता है। उस चेम्बर को कहा जाता है थोरैसिक चेम्बर। जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा थोरैसिक चेम्बर और ये डायफ्राम हो गया, और नीचे वाला चेम्बर जो होता है वो एब्डोमिनल चेम्बर होता है और ये थोरैसिक चेम्बर होता है। ठीक है, थोरैसिक चेम्बर हो गया। इसी चेम्बर के अंदर हमारा जो लंग्स होता है वो सिचुएटेड होता है। थोरैसिक चेम्बर के अंदर लंग सिचुएटेड होता है और ये एयर टाइट चेम्बर होता है। एयर टाइट चेम्बर का मतलब होता है, आगे भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी चेंज अगर इस थोरैसिक चेम्बर के अंदर कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर भी ये चेंजेज होता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड टू लंग्स। ठीक, अब देखिए ये जो थोरैसिक चेम्बर है हमारा, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला डॉर्सल, यानी पीछे की तरफ हमारा क्या होता है, बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होता है। तो पीछे की तरफ तो हमारा थोरैसिक चेम्बर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी से बना होगा, वर्टिब्रल कॉलम से बना होगा, और आगे की तरफ यहाँ पे एक बोन होता है थोरैसिक चेम्बर में, आगे की तरफ ये बोन होता है यहाँ पे, इस बोन को स्टर्नम कहा जाता है, जिससे कि रिब्स की बत्ती की हड्डी यहाँ से इसे लगी होती है, रिब्स की हड्डी लगी होती है, रिब्स बोन लगा होता है। तो आगे की तरफ तो स्टर्नम बनाएगा, पीछे की तरफ, अब पीछे इसमें डायग्राम में तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो पीछे की तरफ हमारा रीढ़ की हड्डी होता है, बैक बोन होता है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वो बनाता है इस थोरैसिक
चेम्बर को। अब साइड इसका कौन बनाता है, यानी कि लेटरल कौन बनाता है, तो रिब्स, साइड में जो होता है रिब्स होता है, तो ये हो गया रिब्स भाई, बत्ते की हड्डी। तो साइड हमारा रिब्स बनाता है, बत्ते की हड्डी बनाता है। और लोअर यानी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखिए मैं बताया था कि लंग्स जो होता है वो रेस्ट करता है भाई किसके ऊपर, तो डायफ्राम के ऊपर। तो लोअर जो पार्ट होता है वो डायफ्राम बनाता है, जो कि एक डोम शेप होता है। डोम शेप यानी कि गुंबद के आकार का होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद ये क्या लिख लेंगे हम लोग नोट्स में, क्या पढ़ लेंगे, तो मैं बताया था कि जो थोरैसिक चेम्बर होता है उस चेम्बर के अंदर अगर कोई भी उसके वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हमारे कहाँ पे जाता है, वो लंग्स में भी जाता है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा है नोट्स के फॉर्म में कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स कैविटी, क्योंकि ये एयर टाइट चेम्बर होता है, इसेंशियल फॉर, और ये जरूरी होता है ब्रीदिंग के लिए। जब हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे, तो और ये बात क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लिखा कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी कॉमन वर्ड होता है किसके लिए, लंग्स के लिए। तो लंग्स के वॉल्यूम बोलो या पल्मोनरी वॉल्यूम बोलिए, एक ही बात होता है। तो हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अपना चेंज नहीं कर सकते, यानी कि लंग्स का जो वॉल्यूम है, ये लंग्स जो है इसके अंदर जो वॉल्यूम है जो भी, उसको डायरेक्टली हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, पहले हम लोग थोरैसिक जो चेम्बर होता है, यहाँ पे थोरैसिक कैविटी होता है, इसके वॉल्यूम को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये वॉल्यूम जो होगा लंग्स के अंदर भी रिफ्लेक्टेड होता है, यानी कि चेंज होता है, ठीक है। चलिए इतना देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि रिस्पायरेशन का स्टेप क्या होता है भाई, स्टेप इन रिस्पायरेशन, यानी कौन कौन सा स्टेप होता है रिस्पायरेशन, कौन सा स्टेप इसमें काम करता है, ठीक। तो देखिए, तो उस ये स्टेप इन रिस्पायरेशन समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर समझेंगे। देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। तो ये है लंग्स और ये है ट्रैकिया। तो सबसे पहले जो एयर है वो ट्रैकिया में इंटर करता है। जब ट्रैकिया के अंदर एयर इंटर करता है तो वो आता है लंग्स के पास, यानी कि एल्वेलाई के पास। यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और गैसेज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट करता है गैस का डिफ्यूज़न के थ्रू। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ CO2 ज़्यादा हो जाएगा। एयर में लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, ब्लड, जो कि ब्लड के अंदर RBC होगा और RBC में हीमोग्लोबिन होगा। तो ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया और ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाएगा। टिश्यू के अंदर सेल है और सेल ऑक्सीजन को लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ तो सेल में ही होता है ना। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को सेल यानी कि टिश्यू ले लेगा, रिस्पायरेशन करेगा। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो CO2 गैस बन जाता है। अब CO2 एक टॉक्सिक गैस होता है। CO2 कैसा गैस है, टॉक्सिक। इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो इस CO2 गैस को यहाँ पे देखिए, अब CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, टिश्यू के अंदर होगा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे बनेगा उसका कंसंट्रेशन वहीं पे ज़्यादा होगा। तो इस टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ CO2 को यहाँ पे डाल दिया जाएगा। अब CO2 यहाँ से चला गया, इस ब्लड जो CO2 को ब्लड ही यहाँ पे लेके आएगा और CO2 को फिर से यहाँ पे डाल देंगे और ये CO2 हमारे ट्रैकिया के होते हुए ऊपर से बाहर निकल जाएगा। ओके, चलिए, तो स्टेप इन रिस्पायरेशन में अब लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप होता है रिस्पायरेशन में। तो पहला स्टेप है रिस्पायरेशन का ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये एरो नीचे का मतलब कि इंस्पायरेशन यानी कि अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर अंदर ले लिया गया, ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है CO2 को बाहर निकालते हैं। तो पहला तो स्टेप हो गया भाई ब्रीदिंग। दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये एल्वेलाई है, लंग्स किससे बना है, एल्वेलाई से। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा गैस का। तो लिख रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन, यानी कि एल्वेओलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में यहाँ से डाल दिया जाएगा, डिफ्यूजन होगा। तीसरा पार्ट क्या होता है कि तो पहला तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे पहला अंदर आया और दूसरा पार्ट ये जो लिखा हूँ मैं, दूसरा डिफ्यूजन हुआ और तीसरा यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ थर्ड। तो थर्ड पार्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो ब्लड जो होगा ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, क्योंकि ब्लड में RBC है, RBC में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो तीसरा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, तीसरा पढ़ा दिया। चौथा क्या होगा, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे
ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये ब्लड हो गया और ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया। तो यहाँ पे डिफ्यूजन गैस का हो रहा था, ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू के अंदर चला जाएगा और जो CO2 बनेगा टिश्यू में उसको ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया भाई फोर्थ पार्ट हो गया। और 5 पार्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो यूज ऑफ ऑक्सीजन बाई सेल। तो ये हो गया टिश्यू और टिश्यू के अंदर सेल होता है। तो यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है बाई सेल। तो सेल जो होगा वो ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज कर लेगा। देखिए जो सेल है ऑक्सीजन को यूज कर रहा है ग्लूकोज के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा। अब CO2 में बताएगा टॉक्सिक होता है, तो CO2 टॉक्सिक होता है तो इस CO2 को ब्लड में मिला दिया जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो अब इस सभी चीज़ों को जो भी हम लोग पढ़े हैं उनको NCERT को लाइन टू लाइन देखते हैं। चलिए तो क्या हम लोग अब NCERT से पढ़ते हैं भाई, एक एक लाइन देखें, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो क्या मैं बताया था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यानी कि नोज के ओपनिंग को बोला जाता है, ओपन एबव द अपर लिप, अपर लिप के ऊपर ओपन होता है, ठीक। अब इसके बाद लिख रहा है कि इट लीड्स टू नेजल चेम्बर। इसके बाद जो चेम्बर स्टार्ट होता है उसको नेजल चेम्बर कहा जाता है। और उसके बाद नेजल पैसेज, ठीक है। नेजल चेम्बर के बाद होगा, नेजल चेम्बर के बाद नेजल पैसेज हो गया, ठीक। नेजल पैसेज लिख रहा है कि ओपन होता है फैरिंग्स में। मैं बताया कि जो बक्कल कैविटी है उसके पीछे वाले पार्ट्स को फैरिंग्स कहा जाता है। और ये फैरिंग्स बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। तो फैरिंग्स क्या है, तो लिख रहा है पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर, यानी कि फैरिंग्स जो है वो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। यानी कि जब फूड हम माउथ से लेंगे तो फैरिंग से होके भी जाएगा और एयर अगर नोज से ले रहे हैं तो फैरिंग से ही होके जाएगा। तो ये कॉमन पैसेज होता है दोनों के लिए, ठीक है। लिख रहा है कि फैरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्राइकिया। फैरिंग्स ओपन होगा लैरिंग्स रीजन से, किसमें, ट्राइकिया में। ट्राइकिया एक विंड पाइप है, ठीक है। ओके, तो चलिए इतना हम लोग देख लिए। तो लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है, जो कि हेल्प किस में करता है, तो हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। ये भी बातें मैं बताया आपको। देखिए अब लिख रहा है ड्यूरिंग स्वालोइंग यानी कि फूड को जब हम लोग निगलते हैं तो जो ग्लॉटिस होता है, ट्रैकिया का ओपनिंग है ग्लॉटिस, कैन बी कवर बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको इपीग्लॉटिस कहते हैं। ये ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लॉटिस के ऊपर, और जब फूड को लेते हैं अंदर तो जो इपीग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस को ढक लेता है, क्योंकि फूड उसमें नहीं जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए। और ऑक्सीजन जब आएगा तो ऑक्सीजन को जाने देगा ट्रैकिया के अंदर। तो लिख रहा है कि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, तो इपीग्लॉटिस का फंक्शन यहाँ से पता चल गया क्या, कि फूड के एंट्री को रोकेगा किसके अंदर, ट्राइकिया के अंदर। ओके, अब देखिए तो ट्राइकिया लिख रहा है कि स्ट्रेट ट्यूब है, सीधा होता है, ये भी बातें बताया। और एक्सटेंड कहाँ तक करता है, तो मिड थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी होता है, 2 तरह की कैविटी है बॉडी में। डायफ्राम के ऊपर वाले कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाले कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसको सारी बातों को मैंने नोट्स के फॉर्म में बता दिया है, ठीक। तो मिड थोरेसिक कैविटी पे डिवाइड हो जाता है, थोरेसिक कैविटी के बीच वाले पे। और कहाँ पे डिवाइड होता है, तो देखिए लिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्री। पहले वर्टिब्री को सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं जो 7 होता है, और दूसरे वर्टिब्री को थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है, जो 5 होता है। तो लास्ट वाले थोरेसिक वर्टिब्री यानी कि 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे डिवाइड हो जाता है, ये 2 पार्ट में, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पहली बार डिवाइड हो रहा है तो इसको कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई पार्ट्स में बढ़ता है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। अब देखिए लिख रहा है कि ईच ब्रोंकाई अंडर वो रिपीटेड डिवीजन। अब ये ब्रोंकाई ही बार बार डिवीजन करेगा, डिवीजन करके प्राइमरी से फिर से सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर टर्सरी ब्रोंकाई बनाता है, और लास्ट में बनाता है जब डिवाइड करता है तो इसका नाम अब बदल जाता है, इसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। अब ब्रोंक्यूल्स के लिए लिख रहा है कि ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो सबसे ब्रोंक्यूल का सबसे लास्ट वाला पार्ट बहुत पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, तो इसलिए इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ओके, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ट्राइकिया यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट, ट्राइकिया से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो पहला हो गया ट्राइकिया, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ट्राइकिया हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, टर्सरी, और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में इनिशियल ब्रोंक्यूल, यहाँ तक ये भी बता दिया हूँ मैं नोट्स के फॉर्म में। आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, सी शेप होता है, इसे सी शेप रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्टिलेजिनस रिंग होता है ये,
अब देखिए लिख रहा है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है यानी कि लास्ट वाला पार्ट है यही एल्वियोलाई बनाता है, तो गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन, बहुत पतले पतले होते हैं कुछ इस तरह से, बहुत पतले पतले होते हैं, वेरी थिन इरेगुलर वाल, यानी कि इसका वाल जो है देखिए ये इरेगुलर है, स्मूथ नहीं है, इरेगुलर वाल। और वैस्कुलराइज बैग मतलब वैस्कुलराइज में तो बताया कि इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होगा, लैग स्ट्रक्चर जिसके एल्वियोलाई कहा जाता है, और कई सारे एल्वियोलाई मिलता है तो लंग्स बना लेता है। ओके आगे देखिए लिख रहा ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांकाई, ब्रांकाई का नेटवर्क, ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिया जब बढ़ता है तो ब्रांकाई बनता है, फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, यही मिलता है तीन चीज़, फर्स्ट इसको लिख लेंगे, फिर दूसरा इसको लिख लेंगे सेकेंड, और तीसरा एल्वियोलाई लिख लेंगे। ओके यही मिलके कंप्राइजेस द लंग्स, लंग्स बनाता है। ये पूछेगा कि भाई लंग्स किस किस से मिल से बना होता है, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई मिलके लंग्स बनाता है। ओके अब लिख रहा है वी हैव टू लंग्स, हमारे अंदर दो लंग्स होता है जो कि कवर होता है डबल लेयर से, ये भी बात बताया कि टू लंग्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टू लंग्स 1 और 2 हो गया, और ये डबल मेम्ब्रेन से कवर है, फर्स्ट एक अंदर वाला ये पहला मेम्ब्रेन हो गया और बाहर वाला ये दूसरा मेम्ब्रेन हो गया। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सारी बातें मैं बताया हूँ। तो कवर बाय डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी होता है उसको प्लूरल स्पेस, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि लंग्स बार बार दबेगा और फैलेगा तो कहीं दोनों मेम्ब्रेन के बीच आपस में घिसने की वजह से फ्रिक्शन न लगने लगे, फ्रिक्शन की वजह से स्वेलिंग आ सकती है और डिजीज हो जाएगा। तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये फ्लूइड जो लिक्विड भरा होता है। तो देखिए लिख रहा कि इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ओके चलिए अब डबल मेम्ब्रेन है तो मैं बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है यानी कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, बॉडी यानी कि से, अंदर मेम्ब्रेन होता है वो कवर होता है किससे, तो वो कंटेक्ट होता है, सॉरी कंटेक्ट होता है किससे, तो लंग्स के सरफेस से कंटेक्ट होता है। फिगर देखना तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिगर बना दिया हूँ, बता ही दिया हूँ कि क्या क्या होता है। तो देखिए ये हो गया एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया हो गया और लैरिंग्स, ये सारी बातें मैं बताया हूँ, प्लूरल फ्लूइड हो गया, और यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच ये हार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे हार्ट होने की वजह से ये लंग्स थोड़ा दबा होता है, इसको कार्डियक नाच बोला जाता है। ठीक है डायफ्राम हो गया और सारी बातें, ये रिब्स को दिखा रहा, रिब्स हो गया। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है वो थोरेसिक वाल से कांटेक्ट में है यानी कि चिपका हुआ, और अंदर वाला वाल है देखिए इनर वाल। ठीक है यानी कि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कांटेक्ट कर रहा किससे, तो लंग सरफेस से कांटेक्ट करें। ओके ठीक इतनी बातें हो गया। अब देखिए लिख रहा है पार्ट स्टार्टिंग विथ, ये भी बातें बता दिया कहाँ से कहाँ तक, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी कि नोज से ओपनिंग से लेके जो टर्मिनल ब्रांक्यूल है लास्ट वाला पार्ट ब्रांक्यूल्स, ये क्या बनाएगा, तो ये देखिए लिखा है कंस्टिट्यूट, इस पे ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिंग पार्ट्स बनाएगा। कंडक्टिव पार्ट्स यानी कि ये केवल ऑक्सीजन को कंडक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स तक कंडक्ट करता है। वेयर, अब एयर क्या लिख रहा है, एल्वियोलाई, देखिए एल्वियोलाई और इसका जो कुछ डक्ट है पाइप, ये मिलके क्या बनाते हैं, तो ये रिस्पायरेटरी यानी कि एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का। एक्चुअल जो एक्सचेंज होता है यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होता है वो एल्वियोलाई और उसके कुछ डक्ट के बीच ही होता है। ठीक है अब देखिए क्या लिख रहा, कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट, ये क्या क्या करता है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। पहला चीज़ ये फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे कि एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ से एल्वियोलाई तक जो कंडक्टिंग पार्ट जो है एयर को लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा। सेकेंड दूसरा क्या करेगा, तो क्लियर, ये भी बताया था, फॉरेन पार्टिकल, अगर एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारे जो नेजल चेम्बर है उसके अंदर वो चिपक जाते हैं, क्योंकि नोज़ के अंदर कुछ हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं, तो उस हेयर और म्यूकस के वजह से डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, उसके अंदर चिपक जाते हैं, यानी कि वो डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो जाता है एक तरह से। दूसरा कि जो एयर आ रहा है हमारे बॉडी में वो ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए, यानी कि थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है यानी कि तीसरा ह्यूमिडिफाइड करता है एयर को। ओके चलिए अब देखिए और क्या करेगा, और चौथी बात क्या है कि जो भी एयर अंदर आ रहा उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी ये क्या करेगा, तो देखिए लिख रहा है ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी कि एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाएगा। ठीक है ये हो गया एक्सचेंज पार्ट, ये कंडक्टिंग पार्ट कर रहा, और एक्सचेंज पार्ट क्या करेगा, तो देखिए लिख रहा है एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड
कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, इनके बीच एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। ओके, तो देखिए अब इसके बाद क्या है, तो लिख रहा है कि लंग्स इज सिचुएटेड इन थोरेसिक चेम्बर। ये जो मैं बताया था कि जो चेम्बर होता है डायफ्राम के ऊपर वाला, इसको थोरेसिक चेम्बर कहा जाता है। तो लिख रहा है लंग्स इज सिचुएटेड इन थोरेसिक चेम्बर, जो कि लिख रहा है कि विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चेम्बर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एयर टाइट चेम्बर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चेंज हम इस थोरेसिक चेम्बर के अंदर कर रहे हैं तो ये चेंज हमारे लंग्स के अंदर भी होता है। हम लोग डायरेक्ट अपने लंग्स के वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करते हैं, उसके बाद लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करते हैं। तो लिख रहा कि एयर टाइट चेम्बर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोरेसिक चेम्बर इज फॉर्म बाय। अब देखते हैं ये थोरेसिक चेम्बर जो है जिसके अंदर लंग्स ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि थोरेसिक चेम्बर इज फॉर्म डार्सली, पीछे की तरफ मैं बताया था कि बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ये बनाता है। तो पहला चीज़ वर्टिब्री यानी कि बैकबोन। दूसरा और सेकंड जो है यानी कि वेंट्रली कौन बनाता है, वेंट्रली मतलब आगे की तरफ, डार्सली मतलब पीछे की तरफ। तो वेंट्रली यानी कि सेकंड हमारा स्टर्नम, रीढ़ के जो रिब्स बत्ते की हड्डी जिससे जुड़ा होता है उसको स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम बनाता है। और लेटरली मतलब साइड, तो साइड जो हमारा होता है वो बत्ते की हड्डी यानी कि रिब्स बनाता है। एंड ऑन लोअर साइड नीचे की तरफ जो होता है वो डोम शेप, गुंबद की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये डोम शेप स्ट्रक्चर डायफ्राम, ये डायफ्राम बनाता है। ठीक, इतनी बातें देख ली हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड जो होगा वो रिब्स हो जाएगा, और फोर्थ जो होगा डोम शेप डायफ्राम हो जाएगा। तो फोर्थ जो है वो डोम शेप डायफ्राम हो गया। ओके, तो देखिए जो हम लोगों का एनाटॉमिकल सेटअप होता है लंग्स का कुछ इस तरह से मैं बताया था कि कोई भी चेंज अगर इस थोरेसिक कैविटी के अंदर कर रहे हैं तो ये चेंज लंग्स में भी रिफ्लेक्टेड होता है। तो देखिए क्या लिख रहा है कि एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज, कोई भी चेंज करेंगे किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, इस कैविटी के अंदर, तो ये विल बी रिफ्लेक्टेड, ये चेंज होगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर। पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कॉमन टर्म है किसके लिए, लंग्स के लिए। सच एन अरेंजमेंट, और ये जरूरी होता है रिस्पायरेशन के लिए। तो लिख रहा है सच एन अरेंजमेंट इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, इसी की वजह से ब्रीदिंग हो सकता है, होता है। हम लोग डायरेक्टली अपने लंग्स का जो कैविटी का वॉल्यूम है उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज़ पढ़ना हम लोग कि रिस्पायरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, रिस्पायरेशन में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन में अंदर लिया जाता है, और CO2 को अगर बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। तो देखिए लिख रहा है कि ब्रीदिंग यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहेंगे इसको, बाय विच, इसमें क्या करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉ अंदर लिया जाता है, एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। पहली चीज़ हो गया ये ऑक्सीजन अंदर लिया गया और CO2 को बाहर निकाला गया, तो फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड क्या करते हैं भाई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जो भी गैसेज हैं यहाँ पे डिफ्यूजन होता है किसके बीच, तो ये लंग्स और ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से ये जाएगा फिर यहाँ से इधर टिश्यू के पास आएगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ऑक्सीजन का यहाँ पे चला जाता है ब्लड के अंदर लंग्स से, और जो CO2 इधर से आया है CO2 लंग्स में चला जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज कौन सा, ऑक्सीजन और CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लंग्स है और ये लंग्स बना होता है एल्वियोलाई से, जिसे एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन को एल्वियोलर मेम्ब्रेन बोलेंगे। हो गया। दूसरा चीज़, जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है या CO2 यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ऑक्सीजन इधर से इधर जाता है और इधर से इधर आता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को ब्लड ही एक जगह से, गैसेज को ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो तीसरा प्रोसेस ये हो गया, पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया और तीसरा ये हो गया। ये सब बता चुका हूँ मैं नोट्स के फॉर्म में। चौथा क्या होता है, तो जो भी ऑक्सीजन जो है या गैसेस जो है वो आ जाएगा टिश्यू के पास, तो डिफ्यूजन होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से यानी कि ब्लड से टिश्यू में, और CO2 जो बन गया उस CO2 को ब्लड में डाल दिया जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये ब्लड हो गया और ये टिश्यू हो गया। ये तो नॉर्मल एक फिगर के फॉर्म में दिखाया हूँ, जहाँ जहाँ पे टिश्यू है हम लोग का वहाँ पे इसी तरह से प्रोसेस होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू हो गया ये।
नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल। अब ऑक्सीजन इस सेल के पास, टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, सेल से। तो सेल के पास अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो ये सेल ऑक्सीजन को यूज कर लेगा रिस्पायरेशन में, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिला के यहीं पे CO2 बना दिया जाता है। CO2 जो बनेगा इस ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो लिख रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी फूड को तोड़ने वाले प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्योंकि ग्लूकोज को यहाँ पे तोड़ा जाता है एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, तो फिर CO2 को निकाल के हम लोग इसको लंग्स में डालेंगे, लंग्स से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग आज देख लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।